नमस्कार दर्शकों, मैं एक बार फिर आपके सामने हूं, कुमार अभिषेक। बीएमडब्ल्यू न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिहार में उपचुनाव के रिजल्ट्स की घोषणा हो चुकी है और एनडीए ने चारों सीटें जीत ली हैं। इसको लेकर माहौल किस तरह का है बिहार में, हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट है पटना से रिया, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है लाइन पर। रिया, इस वक्त आप कहां पर है? जी बिल्कुल। नमस्कार सर, मैं अभी इस वक्त सीएम आवास पटना में मौजूद हूँ। क्या माहौल चल रहा है अभी? तो एनडीए के घटक नेताओं का क्या रुझान रहा है और अभी तक क्या किसी से बात हो पाई है आपकी? बिल्कुल सर, हमारी बात सीधे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से बात हुई थी हमारी। उन्होंने कहा एनडीए का जिस तरीके से इस बार चारों सीट जो एनडीए के संदर्भ में आया है उसको लेकर जो माहौल है काफी जश्न का होगा। और आप बाखूबी एक वीडियो में देख रहे होंगे कि बीजेपी के तमाम घटक दलों के नेता एक साथ नजर आए, रंग में रंगे हुए थे। जीत की माहौल की जश्न मनाया जा रहा था, पटाखे फोड़े जा रहे थे। वहीं बधाई देने के लिए लोजपा के भी कई घटक दलों के नेता वहां पहुंचे, बधाई दी गई और उन्होंने कहा कि जो मैंने वादा किया और जो मैंने दावा किया वो वाकई मैंने जीत हासिल किया। और उन्होंने तेजस्वी यादव पे भी कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी बिहार छोड़कर झारखंड भागना पड़ गया उनको, क्योंकि वो उनको जश्न जो है देखा नहीं जा रहा था। ये साधा गया निशाना। आपने आपने झारखंड का नाम लिया, तो झारखंड में जिस तरह से, एक तरह से देखा जाए तो भाजपा को जिस तरह से टक्कर मिली है, भाजपा पीछे छूटती नजर आ रही है। हालांकि 10 सीटों के अभी भी रुझान बाकी है, आगे चल रही है। 30 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। जब तक नतीजे आ नहीं जाते कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार वो भी बना सकती है भाजपा। लेकिन जो रिजल्ट जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बिहार में जश्न का माहौल तो है, लेकिन झारखंड में क्या हो गया एनडीए को? इस बारे में कोई कुछ बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दिलीप जायसवाल ने कहा कि एक चूक हुई है, उस चूक को मैं 2025 में सुधारने का प्रयास करूंगा। उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी हार को। लेकिन महाराष्ट्र में आप देख लीजिए जिस तरीके से 217 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, बिल्कुल वहीं पे बिल्कुल बिल्कुल। 88 सीट जो है एनडीए गठबंधन का होगा। तो कहीं ना कहीं भारी तो पड़ा है एनडीए गठबंधन इस बार। आप मौजूद हैं सीएम हाउस के बाहर, जैसा आप बता रही हैं, तो क्या आप किन्हीं से बात कर सकती हैं, जो भाजपा के लोग हैं या जो एनडीए गठबंधन के लोग अगर हैं तो? बिल्कुल नहीं सर, अभी इस वक्त सीएम आवास के अंदर एक बड़ी बैठक अचानक से बुलाई गई है, जिसमें तमाम एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता को बुलाया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि 5 पार्टियों से एनडीए गठबंधन बनी है, तो 5 पार्टियों का जो नेता है वो आज यहाँ मौजूद रहेंगे। बातचीत अंदर चलेगी सीएम आवास के अंदर। इस जीत का जश्न अंदर भी होगा, सीएम के साथ भी होगा। तो वो विजुअल्स में दिखाने का प्रयास करूंगी। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम मीडिया अपनी नजर बनाई हुई है कि किस तरह से यहाँ पर सीएम आवास के अंदर सीएम खुद गए। उसके बाद सम्राट चौधरी भी जाते नजर आ रहे थे। मैंने वो फोटोज लेने का प्रयास किया है। तो अभी जो, जैसा आपने दिलीप जायसवाल से बात की, मैं गिरिराज सिंह का भी बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में हम अगर जीतते हैं तो ईवीएम हो जाती की चर्चा छिड़ जाती है। झारखंड में अगर इंडी गठबंधन जीत जाती है तो वहां पर कोई इस तरह की चर्चा नहीं होती है। तो अभी जो तमाम बातें हैं, अब इसको लेकर क्या बात हो रही है कि क्यों हार, इंडी गठबंधन की हार महाराष्ट्र में क्यों हो रही है? भाजपा जो एनडीए एनडीए गठबंधन की बात करें उपचुनाव में, तो उपचुनाव में भी जो वैसे सीटों पर जहां पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का गढ़ हुआ करता था, इमामगंज, बेलागंज जैसी सीटें एक बार इनके हाथ से निकल जाना, ये कितना कुछ बता रहा है। तीसरी बात, प्रशांत किशोर कहीं नजर नहीं आए इस पूरे चारों सर सीट पर, आपने कहीं भी उनका खाता ही नहीं खुला। दिलीप जायसवाल की बहन को आपने सुना होगा, उन्होंने तो कहा इस पार्टी को मैं नहीं जानता हूँ। और जिस तरीके से उनका जो सेमीफाइनल था, बाकी इस बार देखिए, एकदम यही यही वैभव सिंह को। राजनीति होती है। प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं और यही प्रशांत किशोर ने भाजपा को पहला नारा दिया था, अब की बार मोदी सरकार, और अभी वो भूल रहे हैं। लेकिन ये ना भूले, क्योंकि अब बात ये है कि प्रशांत किशोर ने जहां भी टक्कर दी वो एक तरह से टक्कर तो अच्छी मिली, खास करके इमामगंज में देखा जा रहा है कि टक्कर अच्छी खासी मिली है। तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रशांत किशोर ने खेला तो किया। लेकिन एक चीज और समझने वाली बात है, जैसी बातें चल रही थी राजनीतिक गलियारों में कि चिराग पासवान जब नड्डा जी के कहने पर वो मतलब
वहां नहीं जाते रैली करने के लिए, तो वो रैली नहीं करने को लेकर बड़ी बड़ी अटकलें लगाई गई। कहा गया कि इंटरनल उन्होंने पासवानों को कह दिया कि भाई प्रशांत किशोर को आप वोट करो। वो सारी बातें अब दिख नहीं रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास तो मुझे लगता है अब वो कुछ बोलने को रह ही नहीं गया है, जिस तरह से उनका दावा था। लेकिन सर देखिए, अब दावेदारी तो एनडीए की थी और एनडीए गठबंधन की भी थी, लेकिन दावेदारी में अगर कोई आगे आया तो इस बार एनडीए गठबंधन जिस तरीके से अपना परचम जो लगातार कहते आ रहे थे सभी उनके घटक दलों के नेता कि इस बार एनडीए परचम लहराएगी, तो बाकी चारों जगह पर जिस तरीके से मैदान से बाहर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जो है वो हुए, तो इस बार उन दोनों की सेमीफाइनल बताया जा रहा है कि हो गया है। और 2025 में अगर उनमें थोड़ा सा भी वो होगा हार की, तो वो नहीं आएंगे, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आज जो जश्न देखने को मिला काफी रोमांचक था। अभिषेक सर, मैं बता दूं, जदयू के घटक दलों के नेता भाजपा पहुंच गए, लोजपा के घटक दलों के नेता भाजपा पहुंच गए और सभी लड्डुआ खिलाते नजर आए, एक दूसरे के गले मिलते नजर। पारस गुट के नेता पहुंचे हैं कि नहीं? पारस गुट के नेता पहुंचे हैं कि नहीं? पारस गुट के नेता तो नहीं नजर आया। आपने तो उनका बयान कल ही सुना है कि पारस गुट के नेताओं में कुछ अटूटता नजर आ रही है। सांसद जो है वो कहते नजर आते, खगड़िया के सांसद जो है वो कहते नजर आ रहे थे, राजेश काफी संपर्क में है लोग, उनके संपर्क टूट चुके हैं और सारे संपर्क लोजपा के साथ है, ये उनका कहना था। अच्छा ये बताइए, अभी इस बात की भी जिक्र हो रही है क्या राजनीतिक गलियारों में, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो ऐसी क्या कोई बात चल रही है कि प्रशांत किशोर जहां जहां पे अपने उम्मीदवार, चारों उम्मीदवार खड़े किए थे चारों सीटों पर, तो क्या वो मार्जिन जो प्रशांत किशोर को मिला वो कहीं नुकसान कर गया राजद को? जैसा कि पहले भी हमने जो चर्चाएं की है उसमें भी ये कहा गया कि राजद के लिए बड़े खतरे हो रहे हैं प्रशांत किशोर, तो क्या एक बड़ी वजह आ रही है राजद के हार की? का अनुमान लगाया जा रहा है कि जो वोटें काटी गई है वो प्रशांत किशोर के द्वारा काटी गई है, तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव कभी एक नहीं हो सकते, ये तो कंफर्म नहीं हो सकते। है। दोनों में और एक बात और होगी कि फिर दोबारा एक बार चर्चा छिड़ेगी कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है, ये भी चर्चा जरूर छिड़ेगी, आप नजर बनाए रखिएगा। मैं देख सकता हूं कि आपके पीछे कुछ लोग हैं रिया, और वो मुझे लगता है एक बार आप उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए, शायद वो भाजपा के लोग हैं या कोई और घटक दल के लोग हैं या मीडिया के लोग हैं सारे। मीडिया जो है सीएम आवास के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कभी भी आज कुछ भी हो सकता है, नीतीश जी कुछ भी ऐलान कर सकते हैं, मीडिया में चर्चा का विषय है ये, तो सभी लोग अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं कि एक बात और है, अगर कोई जर्नलिस्ट आपके साथ मौजूद हो वहां पर तो उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि नीतीश कुमार को भी अब यह समझ में आ गया होगा कि भाजपा से बैर करना सही नहीं है। सागर जी मौजूद है, सागर जी से एक बार जोड़िए हमें। सागर जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। सागर जी, नीतीश कुमार को इस बार पता चल गया उपचुनाव से कि भाई उपचुनाव में भाजपा का साथ अगर वो छोड़ देते तो शायद उनके लिए दिक्कत हो जाती थी, और 2025 का जो उपचुनाव होगा, नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जा रहा था कि वो कभी भी छोड़ सकते हैं, पलटी मार सकते हैं, अब ये होने वाला नहीं दिख रहा। आप क्या मानते हैं? देखिए शेख जी, नीतीश कुमार को आपने हर मंच पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए, जेपी नड्डा बिहार आए, कोई भी बड़ा नेता अगर बिहार भाजपा का या केंद्रीय स्तर का कोई भी बड़ा नेता अगर आता था तो नीतीश कुमार कर जोड़ लेते थे, हाथ प्रणाम कर लेते थे और हर मंच सभी मंचों पर माफी मांगने लगते थे कि नहीं जाएंगे, पैर छू लेते थे। यही रीजन था, सबसे बड़ी जो रीजन आप देख पा रहे हैं कि चुनावी रणनीति में कल भी हम बैठे थे तो हमने हालांकि ये रिजल्ट किसी था कि 4 में 4 मतलब 100% स्ट्राइक रेट, 100% स्ट्राइक रेट, बिल्कुल एनडीए ने वो करके दिखाया। देखिए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से भी हम लोगों की बात अभी हो रही थी, काफी खुश नजर आ रहे थे कि भाजपा कार्यालय का भी माहौल इतना खुशनुमा बना हुआ है। अभिषेक जी, पटना की मैं बात बताऊं, जो जदयू के कार्यकर्ता, लोजपा के कार्यकर्ता, तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो भाजपा कार्यालय में जा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, गुलाल अबीर उड़ा रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो क्या सागर जी
इस बार सागर जी फिर से वो बातें होंगी कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है, क्योंकि जहां जहां उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए राजद वहां से उतने वोट से हार चुकी है। बिल्कुल ये बातें तो जरूर होगी शेख जी, लेकिन मैंने कल भी आपको कहा था कि प्रशांत किशोर जो चाहते थे वही हुआ है। प्रशांत किशोर अपने वो चर्चा में रणनीति, रहेंगे। बिल्कुल वो चर्चा में रहेंगे और चर्चा में रहने के लिए ही वो 4 सीटों पर चुनाव लड़े थे और आगे की तैयारी के लिए प्रशांत किशोर फिर से अपने वही जुझारूपन के साथ जुड़ जाएंगे अभिषेक जी। तो अभी अभी जो जैसे झारखंड के जो नतीजे आए हैं और महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं, ये जरूर है कि महाराष्ट्र में नतीजे भाजपा के मतलब एनडीए गठबंधन के मन मुताबिक आए हैं और मन मुताबिक कह लीजिए या उससे अपेक्षा से अधिक ही आए हैं। लेकिन झारखंड में जिस तरह से चीजें देखने को मिली, क्या लगता है कि आपसी मतभेद है, क्योंकि बातें कर रही आजसू के साथ बहुत ज्यादा इनका बैठ नहीं पा रहा था। बिल्कुल देखिए, आजसू ही बहुत ज्यादा 9 की 9 सीटें अगर आजसू के पास थी और वो चारों खाने चित हो गया। भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को एंड मोमेंट पे लाती है, तमाम दिग्गजों को उतारा जाता है। अब माफ कीजिएगा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा लगे हुए थे, शिवराज सिंह चौहान, बड़े चेहरे, वहां पे बड़ा प्रयोग किया गया बहुत था। ज्यादा असर नहीं कर पाए, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा भी जो है आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। असम में जो असम से आते हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बहुत फर्क नहीं पड़ा। ना ही जो बड़े शीर्ष नेता का जो दिखा कि इतने सारे लोग झारखंड पहुंचे, झारखंड में मोदी जी ने भी काफी बड़ी रैली की, उस रैली का भी कोई ज्यादा फर्क दिख नहीं रहा। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जब रैली करते हैं, उसके बावजूद अगर ये स्कोर रहा भाजपा का, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। और क्या आपको लगता है कि ये असर बिहार के चुनाव, बिहार में जो 25 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर भी डालेगा असर? बिल्कुल ये असर डालेगा, लेकिन मैं वापस झारखंड पर आपको अपडेट देना चाहूंगा। झारखंड के जो नतीजे आए हैं और जिस तरह से वहां के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, देखिए एक फैक्टर निकलकर सामने आया है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति जरूर थी, हेमंत सरकार के प्रति, लेकिन भाजपा उस एंटी इनकम्बेंसी को भुना नहीं पाई, तोड़ नहीं उन पाया। मुद्दों को बिल्कुल भुना नहीं बिल्कुल। पाई। भारतीय जनता एक पार्टी एक राष्ट्रीय एक मुद्दों को उठाती थी और एक यही बड़ा जो है फैक्टर ये भी, जी 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 जी, एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि हेमंत सरकार में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब हुई और उसके बाद वो जेल से बाहर आ गए, तो लोगों को ये मैसेज चला गया कि भाजपा ने जबरदस्ती अपने क्या कहते हैं जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी एजेंसीज है, उनका गलत इस्तेमाल किया। शायद ये भी एक बड़ा मैसेज रहा। बिल्कुल, बिल्कुल ये मैसेज था और चंपई सोरेन को जिस प्रकार से तोड़कर लाया गया, उसका भी कहीं न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा पड़ा। है महाराष्ट्र की राजनीति में। और एक और नाम जो टाइगर के नाम से ज्यादा फेमस हो रहे थे, जयराम महतो, वो जब जयराम आदिवासी माथुर। अस्मिता की बात, आदिवासी जहां पर खड़े होते थे वहां लंबी गाड़ियां खड़ी हो जाती थी, भीड़ लग जाता था, तो वो जो फैक्टर है आदिवासी अस्मिता की जो बात अंदर से जयराम महतो ने उठाई, कहीं ना कहीं उसका भी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को जरूर देखने को मिला है जरूर। अभिषेक तो जी। देखा जाए तो जो संतुलित बयानबाजी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व करती है, वो जो बयानबाजी थी वो धरातल पर जो लोकल स्तर के जो नेता थे, उन्होंने लगता है उस चीज को समझा नहीं, और जो बयानबाजी हुई उसका खामियाजा अब भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल उपचुनाव के रिजल्ट को देखकर जो चीजें समझ में आ रही है, आपको क्या लगता है इमामगंज, बेलागंज जैसी जगहों पर जब लालू यादव जैसे लोगों का गढ़ खत्म होता दिखता है, तो क्या बिहार उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव में ये जो फैक्टर है ये काम करेगा? और तेजस्वी को जो लोग नकार दिया अभी उपचुनाव में, क्या लगता है कि उसको विधानसभा चुनाव में स्वीकारेंगे लोग? देखिए मैंने कल भी आपको बताया था अभिषेक जी, जो उपचुनाव होता है वो आम चुनावों से हटके होता है। उपचुनाव के जो बिल्कुल। रिजल्ट होते हैं वो बिल्कुल आम चुनावों से अलग माने जाते हैं, क्योंकि इसका मूड और माहौल सब कुछ अलग होता है। आम चुनाव में लोग मुख्यमंत्री के फेस पे वोट करते हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन बिहार को बदल सकता है। लेकिन उपचुनाव चूंकि मात्र 1 साल के लिए थी और केवल जो उम्मीदवार होते हैं उन्हीं की बेसिकली लड़ाई रहती है। हालांकि बिहार में 2025 की बड़ी लड़ाई सामने थी, इस वजह से इसको बड़ी लड़ाई के रूप में देखा गया। लेकिन उपचुनाव का बहुत ज्यादा असर और इम्पैक्ट दिखता नहीं है और जरूर अभी राजद के लिए मायूसी का समय है। तेजस्वी यादव के सहित, मैं आपको अभी की स्थिति बता दूं, तेजस्वी यादव सहित भाजपा माफ कीजिएगा राजद के तमाम प्रवक्ता राजद कार्यालय छोड़ चुके हैं।
तेजस्वी यादव झारखंड जा चुके हैं, उनके साथ साथ तमाम प्रवक्ता भी जो राजद कार्यालय से गायब है, तो जरूर मायूसी का भला सबब है। भला और जैसे भला भला वो यहाँ रह के क्यों मायूसी मनाए, वहां जहां जाए, जहां जश्न मनाने की बात होगी वहां जाए। लेकिन एक बात जरूर है सागर जी, चूंकि मैं झारखंड में काफी टाइम मैंने बिताया है, करीब 5-7 साल 10 साल मैंने वहां पे बिताए हैं। वहां पे मैंने एक चीज जरूर नोटिस की कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें पार्टियों का बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाता। जो मैंने बिल्कुल महसूस बिल्कुल किया कि जो जमीनी स्तर पर जो नेता काम करते हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। आप देख लीजिए भाजपा के जो एक कट्टर नेता जो है, आज उड़ीसा के गवर्नर बना के भेजे गए, मुख्यमंत्री भी रह चुके झारखंड के, रघुवर दास, उनकी बहू का भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा नहीं जो उम्मीद कर रहे थे। वही सरयू राय को देख लीजिए, सरयू राय जो झारखंड में जो है जमीनी नेता है, उन्होंने लीड की है और वो लगता है कि सीट निकाल भी ले, जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, मुझे जो जानकारी है। लेकिन उसके बाद मैंने बिहार विधानसभा 2020 का भी चुनाव देखा। मैं खुद कुछ विधानसभा क्षेत्रों में था, खास करके दरभंगा गोड़ाबुराम विधानसभा में मैं गया था। और लोकसभा चुनाव में मैं खुद सारण में था, जहां पे मैंने राजीव प्रताप रूडी जी और रोहिणी आचार्य के क्षेत्र को कवर किया था। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि जब आप जमीनी स्तर पर, लोकसभा चुनाव में तो बड़े चेहरे या बड़े पार्टियों के जो सिंबल होते हैं वो नजर आते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में मैंने ये जरूर देखा कि जो नेता है जमीनी स्तर पर अगर काम ना करे, कनेक्ट ना बनाए, तो ये जो दिख रहा है कि जो हेमंत सोरेन ने जो जिस तरह से या उनके पार्टी के लोगों ने लोगों के बीच जाकर जो अपने तरफ लोगों को आकर्षित किया, अपनी बातों से विश्वास दिलाया, वो उसके रिजल्ट में दिख रहा है। और यही चीज एनडीए भी देखने को मिल रहा है कि एनडीए ने भी उसको उपचुनाव में बिहार में वो बुलाया है। तो अब क्या रणनीति रहनी चाहिए तेजस्वी और लालू यादव की, या कह ले कि कांग्रेस की बिहार के लिए? देखिए अभिषेक जी, बिहार के राजनीति महागठबंधन केवल नाम है महागठबंधन, लेकिन राजनीति और रणनीति तय राजद ही करती है। राजद में भी लालू परिवार मुख्य रूप से लालू यादव तेजस्वी यादव ही करते हैं। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि टिकट बंटवारा से लेकर तमाम चीजों में तो रणनीति पूरी तरह से कुछ न कुछ अलग जरूर लालू प्रसाद यादव को करनी होगी। देखिए हम लोग पीएम आवास और पीएम आवास की हलचलें आप देख पा रहे हैं, काफी बड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। एनडीए के बड़े वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो वापस हम अपने मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा कि रणनीति क्या होनी चाहिए, तो देखिए रणनीति जरूर तेजस्वी यादव को अब जनता के बीच में जाना पड़ेगा। जाना जनता पड़ेगा। से हमेशा ही भाग तेजस्वी यादव कटते रहे हैं। और बिहार में बाढ़ से राहुल गांधी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिहार में। जी जी, आवाज पर संभालिए। राहुल जी गांधी अभिषेक को भी बिहार में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस का हाल बहुत अच्छा नहीं है। अगर मैं बात करूं, सीमांचल को भी ले लीजिए, सीमांचल में भी टूट सी दिख रही है कांग्रेस। लालू यादव कभी भी नहीं चाहेंगे, तेजस्वी यादव कभी भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस बड़ा हो बिहार में। कांग्रेस जितना ही बिल्कुल बड़ा होगा बिल्कुल, उतना ही लालू प्रसाद यादव का होगा। तो का कद छोटा अभी हो जाएगा। कांग्रेस जो है वो बैसाखी पर टिका हुआ है, राजद के बैसाखी पर टिका हुआ है। और राजद ही कुछ ना कुछ ऐसी अपनी रणनीति में बदलाव जरूर करेगी। तेजस्वी यादव को अब जनता से सीधे कनेक्ट होना होगा। अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने दिन मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो जनता के पास जाते हैं, अभी भी उनका जो है कार्यक्रम बना है। लेकिन हाथ तेजस्वी यादव जोड़ को भी लेते हैं, यात्रा पैर पड़ लेते हैं लोगों के बीच में मुख्यमंत्री होने के बाद भी। तो ये सब तेजस्वी यादव को सीखना होगा। और वास्तविक रूप से अभिषेक जी, तेजस्वी यादव के राजनीतिक गुरु तो नीतीश कुमार हैं ही। नीतीश बिल्कुल कुमार, तेजस्वी यादव अगर बिहार की राजनीति में कोई पहचान दिलाने वाला नेता है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको राजनीति का ककहरा सिखाया अपने बगल में बिठा के। तो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जरूर सीखना चाहिए। एक आखिरी सवाल लूंगा सागर में आपसे कि कल जिस तरह से हमने बात की और हमने एग्जिट पोल भी दिखाए, उसमें हमने जब बात की तो आपने कहा था कि चिराग पासवान ने जिस तरह से इंटरनल पासवानों को ये कहा कि प्रशांत किशोर को वोट करें। अब जो रुझान आए हैं, अब जो रिजल्ट आए हैं, चिराग की क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या लगता है चिराग अब दबके रहेंगे? ये बहुत बड़ा फैक्टर है अभिषेक जी। चिराग पासवान 2020 में नीतीश कुमार के साथ नहीं थे, तब नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। और आज जब चिराग बिल्कुल, पासवान एंड साथ है तो आप देख रहे हैं असंभव वाली जो सीटें थी, रामगढ़ की असंभव सीट, वाली सीट है, वो रामगढ़ की सीट। भारतीय बिल्कुल जनता पार्टी
हालांकि दीपा देखिए हलचल बढ़ रही है, हलचल बढ़ रही है। जी 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 ठीक जी है सर। रिया, कनेक्ट करिए आप, अगर कनेक्ट कर सकती हैं तो। फिलहाल आप उन लोगों से बयान लीजिए। धन्यवाद सागर जी का और आपसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये पूरा मामला जो था बिहार उपचुनाव को लेकर, जिस तरह से एनडीए के लोगों ने, एनडीए के जो पार्टी जिस तरह से परफॉर्म की है और चारों सीट पर जीत दर्ज हुई है, ये बहुत ही एक असंभव सा मामला दिख रहा था, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी थी जिसपे जिसे लालू प्रसाद यादव का किला और गढ़ माना जाता था। अब एनडीए की पकड़ उस पर बन गई है। अब इसको आप राजनीति समीकरण के हिसाब से सीटों का बंटवारा कह लीजिए, लोगों का चुनाव कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन ये बात तो तय है कि बिहार उपचुनाव के जो ये नतीजे हैं, जैसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था, ये अब लगता है कि बिहार में जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें एनडीए की मजबूती दिखेगी। और जो चीजें जो झारखंड के चुनाव का भी असर हो सकता है बिहार में दिखे, लेकिन जिस तरह से दिलीप जायसवाल जी का बयान आया कि उन्होंने कहा कि कुछ चीजें छूट गई, चूक हुई, तो वो लगता है कि बिहार में वो ना दोहराए। ये भी सबक बिहार में चुनाव से पहले भाजपा को, एनडीए गठबंधन को लेना पड़ेगा, नहीं तो बिहार में भी वही होगा जो झारखंड में हुआ। फिलहाल मैं आप सभी तमाम दर्शकों से विदा लेता हूं। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, डीएस कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।